हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी एसएसटी टीचर विष्णुकांति बोल रही हूँ। बच्चों, काफ़ी दिनों से आपसे कोई चर्चा नहीं हो पाई है, क्योंकि ये वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है। कोरोना वायरस बहुत ही सक्रिय रूप से प्रभावी है हमारे समाज पे, तो हमें अपने आप को बहुत ही सेफ रखना है। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन करना ही है, साथ में हमें अपने गले को भी गीला रखना है, जिससे कि ये कोरोना वायरस हमारे ऊपर हावी ना हो पाए। और हमें गर्म पानी पीना है, जिससे कि ये कोरोना वायरस के जो विषाणु हैं, वायरस हैं, ये हमारे गले में ही मर जाएं, आगे ना जाने पाएँ। तो ऐसे में अगर हम बिल्कुल ही अपने आप को क्लोज़ कर देंगे, तो जो हमारी पढ़ाई है, जो हमने मेहनत किया है, वो सब हम भूल जाएंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा अपनी पढ़ाई के टच में रहना है। तो मैं आपसे आज से स्टार्ट कर रही हूँ कि आपकी एसएसटी की पढ़ाई जो है वो जारी रहे, चलती रहे। तो आज मैंने कोटेशन आपके लिए रखा है कि बच्चों, याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो इन्हें पूरा भी तुम ही करोगे। ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। बच्चों, हाई स्कूल में सभी को पास होना है, सभी पास हो जाएंगे, लेकिन हाई स्कूल के बाद जब आपका हाई स्कूल हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे। आप फर्स्ट ईयर में यानी 11th में आप एडमिशन लेंगे। हो सकता है आपको एसएसटी का कोई सिविक्स या हिस्ट्री ऐसा कोई सब्जेक्ट मिले, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी में जाएं, तो एसएसटी आपको वहाँ पे एसएसटी पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए आप एसएसटी के टच में बने रहें बिल्कुल। और आप वो जब एसएसटी के टच में रहेंगे, तो किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, तो वहाँ पर हमारे द्वारा पढ़ाई गई एसएसटी से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखना। आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सोचा होगा, कोई ना कोई सपने आपके रहे होंगे, जिसकी वजह से आपने हाई स्कूल में एडमिशन लिया है। आप हाई स्कूल को पास करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। हालात जैसे हैं, उन्हीं हालात के साथ आपको चलना होगा। ना हालात आपके हिसाब से कभी होंगे और ना लोग आपके हिसाब से होंगे। आपको उन्हीं हालात के बीच से निकलना है। तो बच्चों, आज हमने आप लोगों के लिए इतिहास में, चूँकि एसएसटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी पार्ट से आते हैं, तो वो आते हैं हिस्ट्री से। तो हमने हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत का ये पार्ट आपको स्टार्ट किया है आज से। तो मध्यकालीन भारत इसलिए स्टार्ट किया है, कई बार बच्चे हमसे पूछते भी हैं कि मैम, सबसे पहले आप एसएसटी जब पढ़ाना स्टार्ट करते हो तो मध्यकालीन से ही क्यों शुरू करते हो? तो मध्यकालीन एक तो सबसे छोटा पार्ट होता है, जल्दी समाप्त हो जाता है, और एक टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हमने एक पार्ट को समाप्त कर दिया। तो इसलिए हमने आज एसएसटी का ये मध्यकालीन भारत से शुरुआत किया है। इसके बाद हम डेली आपको इसके आगे पढ़ाते रहेंगे। तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अरबों ने जब हमारे देश में आक्रमण किया था। अरब और तुर्कों का जब हमारे देश में आक्रमण हुआ है, हम वहाँ से मध्यकालीन भारत की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले भारत में विदेशी लोगों का जो आक्रमण हुआ है, उससे हम शुरुआत करते हैं। कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने हमारे देश में आक्रमण किया था? तो सबसे पहले ईरान देश के लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। उसके बाद फिर यूनानियों ने आक्रमण किया, फिर हिंद, यमन, या फिर इन्हीं को हम ग्रीक भी बोलते हैं। तो ग्रीक देश के लोगों ने भी हमारे ऊपर आक्रमण किया, पहलो, और उसके बाद फिर शकों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, कुषाणों ने आक्रमण किया, और अरब देश के लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। इसके बाद सबसे लास्ट में हमारे ऊपर तुर्कों ने आक्रमण किया। इसी सीक्वेंस में अगर हम आधुनिक भारत की बात करें, तो आधुनिक भारत में जो हमारे यहाँ व्यापारी आए थे और हमारे ऊपर फिर कब्जा करके हमारे देश पे शासन किए, तो उनमें से सबसे पहले पुर्तगाली हमारे देश में आए, उसके बाद फिर डच आए, उसके बाद ब्रिटिश लोग आए, फिर डेनिश आए, और उसके बाद सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे हमारे देश में। ये व्यापार करने के लिए आए थे, आप सभी को पता होगा। उसके बाद धीरे धीरे हमारे राजनीति में हस्तक्षेप किया और हमारे यहाँ के राजाओं को आपस में लड़ाए, और उसके बाद फिर यहाँ के सत्ता पे उन्होंने अपना अधिकार किया।
इसके बाद हम अरबों का आक्रमण, हमने सबसे पहले आपको भी दिखाया। अरबों का आक्रमण से हम शुरुआत करते हैं, चूँकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अरबों से पूछे जाते हैं। तो अरब लोगों का जो आक्रमण हमारे देश में हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अरब लोगों का आक्रमण कब हुआ। तो अरबों का आक्रमण कब हुआ हमारे देश में, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर अरबों ने सबसे पहले आक्रमण किया। उसके बाद फिर क्वेश्चन बनता है किसने, कौन सा ऐसा शासक था, कौन सा ऐसा लुटेरा था जिसने कि अरबों पे आक्रमण किया, कौन से शासक ने हमारे देश पे आक्रमण किया और किस पर आक्रमण किया। और इसके बाद अगर आक्रमण किया तो क्यों आक्रमण किया, इसकी वजह क्या थी, रीजन क्या था, क्यों हमारे ऊपर आक्रमण इन लोगों ने किया। तो सबसे पहले कब आक्रमण किया, तो 712 में, यानी 712 ईस्वी में हमारे ऊपर आक्रमण हुआ। उसके बाद फिर कहाँ पे आक्रमण किया, इसका आंसर आपका निकलेगा सिंध पे आक्रमण किया। और उसके बाद किसने आक्रमण किया, तो अरबों ने आक्रमण किया। अरबों में मीर कासिम नाम था उस शासक का जिसने हमारे ऊपर आक्रमण किया। और किस पर आक्रमण किया, तो सिंध का शासक उस समय दाहिर था। सिंध का शासक राजा दाहिर था, उस पर आक्रमण किया था। और इसका प्रभाव क्या पड़ा वो भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और बच्चों ये समझ लीजिए कि सिंध पे आक्रमण उन्होंने क्यों किया, क्योंकि ये जैसे हमारा देश, जैसे ये भारत है, तो भारत में इधर जो हमारा अरब सागर है, और अरब सागर से होते हुए जहाज़ जो यहाँ से सामान खरीद करके हमारे देश से लेकर के जाते थे, तो यहाँ आगे सिंध पाकिस्तान में इस टाइम पे है, तो यहाँ सिंध के राजा दाहिर थे। और उनके जो क्षेत्र में जो समुद्र का पार्ट आता था, वहाँ पर सिंध प्रांत के लोग जो डाकू थे, वो यहाँ जो अरब देश के लोग व्यापारी आते थे, उनकी जहाज़ों पर आक्रमण कर देते थे और उनका सामान लूट लेते थे। तो अरब के जो लोग थे, जो अरब के शासक थे, उन्होंने कई बार राजा दाहिर से कहा कि आपके डाकू जो हैं वो हमारे व्यापारियों का सामान लूट लेते हैं, आप इन पे अंकुश लगाएं। तो राजा दाहिर ने कहा ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता, हम इस पे अंकुश नहीं लगाएंगे। और वो नहीं माने। एक बार उन्होंने बोला, फिर 2 बार बोला, 3 बार बोला। जब उन्होंने नहीं माना, तब अरब के जो शासक हैं उन्होंने, ईरान के शासक थे, अरब से सामान होकर के फिर ईरान जाता था। ईरान के शासक तक सामान नहीं पहुंचता था, क्योंकि जो शासक सिंध का शासक दाहिर था, इसके यहाँ के जो डाकू थे वो सामान को लूट लेते थे। तो ईरान के शासक, जो ईरान का जो गवर्नर था, हज्जाज था, उसने भी इनको वार्निंग दी, लेकिन इन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। तब इन्होंने, यहाँ के जो शासक थे, इन्होंने राजा दाहिर पर आक्रमण कर दिया, यानी हज्जाज जो वहाँ का गवर्नर था उसने आक्रमण करवाया। तो उसके बाद फिर इसी को कहते हैं, ये आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। आक्रमण क्यों हुआ था आप समझ गए होंगे कि भारत से जो व्यापारी सामान लेकर के जाते थे, अरब व्यापारी लेकर के जाते थे, वो सिंध के आसपास के जो एरिया के डाकू होते थे, वो अरब सागर में उस सामान को लूट लेते थे। इसलिए जो अरब के लोग थे, उन लोगों ने सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण करवाया था। सिंध उस टाइम पे हमारे देश का एक पार्ट था, हमारे देश का हिस्सा था। इसके बाद आते हैं हम ईरान के गवर्नर हज्जाज ने सिंध पर 2 बार आक्रमण करवाया और 2 बार आक्रमण किया। दोनों आक्रमणों में राजा दाहिर विफल हो गया और दोनों बार राजा दाहिर को विफल होना पड़ा, राजा दाहिर हार गए। उसके बाद 3rd बार जब आक्रमण करवाया, हज्जाज के दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करवाया, सिंध के शासक को परास्त कर दिया। पहली बार क्या हुआ था, जब ईरान के शासक हज्जाज ने सिंध पर 2 बार आक्रमण करवाया और दोनों बार आक्रमण को राजा दाहिर ने विफल कर दिया, राजा दाहिर ने हज्जाज को परास्त कर दिया। उसके बाद जब 3rd बार हज्जाज के दामाद जो थे मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने सिंध के शासक पे आक्रमण किया और उसे परास्त कर दिया। अब ईरान के गवर्नर ने ये कब किया था, 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। इसके बाद क्या होता है, इसकी जानकारी, ये जो आक्रमण हुआ था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इसका स्रोत सबसे पहला क्या है, चचनामा पुस्तक जो है, उसमें सिंध पे जो आक्रमण हुआ था उसका उल्लेख हमें मिलता है। तभी हम लोग जान पाते हैं कि सिंध पे हज्जाज के दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे देश पे आक्रमण करवाया था 712 ईस्वी में। बच्चों इसके बाद देखते हैं इसका कारण क्या था। तो सिंघल द्वीप से जो सामान जाता था, मैंने भी आपको बताया
वो सिंध के डाकू उसे लूट लेते थे। इसके बाद फिर होता है रावर का युद्ध। रावर का युद्ध मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की पत्नी के बीच हुआ। राजा दाहिर की पत्नी के बीच हुआ था। तो इसके बाद जब मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की पत्नी के बीच हुआ, जब राजा दाहिर हार गया तो उसकी पत्नी, राजा दाहिर की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था रानी बाई और दूसरी पत्नी का नाम था रानी लाडी। रानी बाई जो थी उसने, जब राजा दाहिर हार गया था और वो युद्ध में मारा गया था, तो रानी बाई जो थी उसने जौहर कर लिया था। जौहर आप लोग जानते होंगे, जब उसका पति मर जाए तो अग्नि में अपने आप को समाप्त कर ले। तो इस तरीके से रानी बाई ने जौहर कर लिया था। लेकिन रानी लाडी जो थी उसने राजा के साथ संघर्ष किया, उसने मोहम्मद बिन कासिम के साथ संघर्ष किया था। और राजा दाहिर की 2 पुत्रियां थीं, एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरी का नाम था परमल देवी। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया रावर का युद्ध। रावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? रावर का युद्ध मोहम्मद बिन कासिम और जो राजा दाहिर की पत्नी थी रानी लाडी, उसके बीच हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था, इसमें जब मोहम्मद दाहिर की पत्नी हार गई तो उसके बाद मोहम्मद कासिम दाहिर की 2 पुत्रियां थीं, एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरी का नाम था परमल देवी। इनको दोनों बेटियों को उठा करके मोहम्मद बिन कासिम लेकर के चला गया था अरब। और वहाँ पे जो अरब का जो खलीफा था उसको सौंप दिया जा करके कि लो, हम आपके स्वागत में राजा दाहिर की पुत्रियों को लेकर के आए हैं। तब वहाँ पर उसको मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दिया गया था। इसके बाद राजा दाहिर हार गया, उसमें राजा दाहिर हार गया था और मारा गया था। इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, चूँकि आपको हम इसे बता चुके हैं। इसके बाद 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान पर आक्रमण, कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया था 713 ईस्वी में। मुल्तान के अभियान में मोहम्मद बिन कासिम को बहुत सारा सोना मिला था। जब मुल्तान पे कासिम ने आक्रमण किया तो उसे बहुत सारा सोना मिला था और उसको ये बात पता लग गई थी यहीं पर कि भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता है वाकई में यहाँ पे बहुत सारा सोना मिलेगा अगर हम यहाँ पे आक्रमण करेंगे तो। मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था। उसका लालच, इस वजह से उसका लालच बढ़ता गया। अब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद सिंध पर अरबों का प्रभाव कम हो गया। जब मोहम्मद बिन कासिम मर गया तो उसके बाद जो अरब थे उनका प्रभाव जो है सिंध में कम हो गया था। सिंध का शासक दाहिर का बेटा जय सिंह था। जय सिंह ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। सिंध की राजधानी अरोर थी। उस टाइम पे जो सिंध है, जो पाकिस्तान में है इस टाइम पे सिंध, उसकी राजधानी क्या थी? अरोर थी। सिंध के पास देवल एक बंदरगाह था जो तलवार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देवल बंदरगाह कहाँ पे? तो देवल बंदरगाह सिंध में है और ये तलवार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विशेष प्रकार की तलवार यहाँ पे बनाई जाती थी। मोहम्मद बिन कासिम दाहिर की दोनों बेटियों को लेकर के सिंघल द्वीप गया था और वहाँ पर उसे मृत्युदंड दिया गया था। मैंने आपको बताया मृत्युदंड उसे क्यों दिया गया था, क्योंकि उसने धर्म के विरुद्ध काम किया था, उनकी बेटियों को उठा करके यहाँ से ले गया था। इसके बाद बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम के बाद उसके उत्तराधिकारियों को निम्न भारतीय शासकों ने परास्त कर दिया। जो छोटे स्तर के भारतीय शासक थे उन्होंने ही उसे परास्त कर दिया। बच्चों, इसके बाद वह भारतीय वंश जिन्होंने अरबों को परास्त किया था वो कौन था? गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम। इसको म्लेच्छों का शासक कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, इसका नाम था नागभट्ट प्रथम और उसको म्लेच्छकों का नाशक, म्लेच्छ जो थे, म्लेच्छ यानी निम्न जाति के जो लोग थे उनका नाशक उन्हें कहा जाता था। और पुलकेशी राज से इसकी जानकारी मिलती है। कश्मीर में मुक्तापीठ ललितादित्य जो एक पुस्तक है उससे भी इसकी जानकारी मिलती है। और यशोवर्मन जो है कन्नौज का शासक था। बच्चों, इसका प्रभाव यहाँ पे क्या हुआ उसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। आप ऐसे वीडियो देखते रहिए और अपने स्तर पे इस वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि आपके जो जानने वाले आपके दोस्त हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाना है आपको, ताकि सभी बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे।
इस कोरोना वैश्विक महामारी जो है, इसमें अगर हमें अपने आप को कुछ अपडेट भी रखना है। अगर हम लोग बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, घरों में बैठ जाएंगे, बिल्कुल पढ़ाई के टच से अलग हो जाएंगे, तो हमने जो पढ़ाई की है वो हम सब भूल जाएंगे। इसलिए कोशिश करिएगा कि अपने स्तर पे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि सभी के पास, सभी ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुँचे और सभी इसका लाभ उठा सकें। आपने इतना टाइम हमारे साथ दिया, हमारे इस कोशिश को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे इस प्रयास में अगर आपको कुछ भी सीख मिले तो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके बच्चों, थैंक यू।